हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। देखो भाई, हमने स्टार्ट कर रखी थी +1 की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया था कि क्या पढ़ लिया था, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया था और हमें पता चल गया था कि मैटर किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम एटम्स बोला जाता है। ओके, तो हमारे पास दो टाइप्स के एटम्स होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, छोटे छोटे एटम्स को मिलाकर, एलिमेंट के एटम्स को मिलाकर आपस में एक बड़ा पार्टिकल बनता है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और रिएक्शन फिर हम उनकी केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे आगे। ऐसे देखना आप, फॉर एग्जांपल मेरे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं। लेट अस कंसीडर ये हाइड्रोजन का पार्टिकल है, सेकंड भी हाइड्रोजन का पार्टिकल है। अगर मैं इन दोनों को आपस के अंदर मिक्स करूं तो हमारे पास एक बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल H2, इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ये क्या कहते हैं, इसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और हम इसे हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं क्योंकि ये सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर यानी क्लोरीन ले लेता, यानी कि मैं अलग अलग ले लेता, क्लोरीन ले लेता, तो यहां पर हमारा H2 की जगह पर HCl बनता। इसे हम हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, मैटर की केमिकल रिएक्शंस करवाई, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवाई। तो उन्होंने पता चला कि जो हमारे पास मैटर होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और वो कुछ केमिकल चेंज दिखाते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर हमारे पास रिजल्ट के अंदर लॉज निकल कर आए थे जिन्हें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोला जाता है जिसे। तो हमारे पास 5-6 लॉ हैं ये, तो हम इन्हें आज डील करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से समझना। तो सबसे पहला लॉ हमारे पास, एक बार मैं नाम बता देता हूं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर उसे हम दूसरे नाम से बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर वाला कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गे-लुजेक लॉ। और आगे हम अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी करने वाले हैं और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी करने वाले हैं। तो आप ध्यान से समझना। तो हम एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर नाम लिख देता हूं हमारे 5 लॉज के। तो हमारे पास 5 लॉज कौन से हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हमारे पास 5 लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर उसका दूसरा नाम है डेफिनेट प्रोपोर्शंस, या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, और गे-लुजेक लॉ और अवोगाड्रोस लॉ। इसे हम अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हम देखेंगे क्या होता है आगे। हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसकी लिमिटेशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करते हैं। देखो ध्यान से समझना, ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ ये कहता है कि हमने जितना किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या किसी भी फिजिकल चेंज के अंदर, या फिर हम क्या करवा रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ भी केमिकल्स हैं वो हम वेट करके लेते हैं। तो ये कहता है कि मान लो जितना वेट या जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ये ला ये कहता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, 10 ग्राम ए लिया और प्लस 10 ग्राम ही बी लिया, और इन दोनों की एक केमिकल रिएक्शंस करवाई। इन्होंने क्या बनाया, ए बी बनाया, तो यहां पर 20 ग्राम होगा। इनका मास टोटली कंजर्व्ड रहेगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं और इसकी हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी करेंगे। देखो हमारे पास, पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम बाद में करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। क्या है डेफिनेशन, इन ऑल द फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज द सेम हैज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास जितना प्रोडक्ट का मास होगा उतना ही रिएक्टेंट का मास रहेगा। मास के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बस केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी हमारे पास। आपको अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करेंगे इस लॉज की।
तो कहने का मतलब ये क्या है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हमने जितना मैटर लिया था उसको केवल दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया, केमिकल रिएक्शन को करवा के उनका मास उतना ही रहा, यानी कि हमने मैटर को ना ही तो डिस्ट्रॉय किया और ना ही क्रिएट किया। ये तो है नहीं कि हमने कम लिया था हमारे पास ज्यादा क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, ऐसा तो नहीं है। जितना हमने मास लिया था उतना ही हमारे पास मास आ गया प्रोडक्ट के अंदर। तो ये है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर हम इसकी करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस लॉज की करेंगे। मैंने क्या लिया, एक एच शेप्ड ट्यूब होती है हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, लंडोल्ट ट्यूब कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं उसका यहाँ पे शेप बना देता हूं, वो कैसी होती है, तो ये इस शेप की होती है, जिसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक ट्यूब के अंदर क्या ले लिया, मैंने ले लिया NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, और सेकंड के अंदर मैंने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये ले लिया। तो क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या किया, इसको अच्छे से सेक कर दिया। ऐसे हम सेक करते हैं ना, अच्छे से सेक किया तो क्या होगा कि इस ट्यूब से ये आपस में मिक्स होंगे, और आपस में मिक्स होंगे तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास एक रिएक्शन होगी जिससे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की जगह पे सोडियम नाइट्रेट आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड के PPT आ जाएंगे, व्हाइट PPT आएंगे हमारे पास। लेकिन क्या करेंगे, देखो हमने जब इसको लिया था तब हमने वेट किया था। ये तो सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले केमिकल्स का वेट करवाते हैं। तो ठीक है, वेट करवाते हैं, तो तभी हमने लिया था और इसका वेट किया था। तो वेट मान लिया इसका कुछ वेट था, और जब हमने इसको सेक करके और जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो गई थी तब वेट किया, तब भी उतना ही वेट था इसका। लेकिन हमने क्या किया, इसके अंदर क्या, जब हमने देखा तो इसके अंदर ना तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था ना ही सोडियम क्लोराइड था, वो केमिकल रिएक्शन हो चुकी थी, और हमारे पास AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के हमारे पास व्हाइट PPT आ गए थे। यानी कि हमारे पास मास सेम रहा लेकिन केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मैटर है हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसे केमिकल रिएक्शन के अंदर परफॉर्म या फिर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा कर उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या फिर जिसका दूसरा नाम है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप हेडिंग डालिए सेकेंड लॉज की। देखो भाई, अब हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, नाम से ही पता चल रहा है। देखो ये लॉ ये कहता है कि हमारे पास कोई भी प्योर कंपाउंड्स या प्योर मॉलिक्यूल्स होगा, वो किससे मिलकर बना होता है, वो क्या होगा, एक फिक्स रेशो के अंदर किसी भी दो एटम्स को, किसी भी दो एलिमेंट्स को मिलाकर बना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा अच्छे से। मान लिया मेरे पास H2O है, ठीक है, H2O है, और ये क्या होता है, चलो इसका मास करते हैं। ये फिक्स रेशो के अंदर होता है बाय मास, ये इसकी मास की फिक्स रेशो के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे ये कहीं भी हो। देखो कैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका। यहां पर हमारे पास इसका मास हो गया 2 है ना, और इसका कितना हो गया 16 ऑक्सीजन का है ना हमारे पास। अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 1:8 हो जाएगा। तो अब वाटर का जो बाय वेट जो इसका ये क्या है रेशो है, वो 1:8 है। अब चाहे वाटर किसका हो, रिवर का हो, पॉन्ड का हो, वेल का हो, कहीं या फिर किसी भी देश का, वो 1:8 के अंदर ही होगा। ये तो है ही नहीं कि इस देश की इंडिया के अंदर वाटर H2O से मिलकर बनता है या फिर किसी और देश के अंदर किसी और एलिमेंट से मिलकर बनता हो, ऐसा तो है ही नहीं। वाटर तो केवल हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स, वो 1:8 के अंदर आपस में कंबाइन करते हैं और फिर हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो ये यही कहता है कि कोई भी प्योर कंपाउंड होता है वो हमेशा सेम टाइप की कंपोजिशन से मिलकर बना होता है, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो। ठीक है,
और इसका वो बाय वेट जो रेशो है वो भी सेम फिक्स्ड होगी, वो बदलेगी नहीं। तो इस लॉ की हम डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या कहता है ये लॉ। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की। तो ए प्योर केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शंस बाय वेट। आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैंने समझा दिया था, ये बस कुछ नहीं है, सिंपली है। ये कहता है कि कोई भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा सेम एलिमेंट से ही कंबाइन होकर बनता है, और जो वेट की रेशो होगी वो भी फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर होता है, ये कहीं पर भी हो, ठीक है, चाहे रिवर का हो, वेल का हो, पॉन्ड का हो, या फिर किसी भी देश का हो, वो हमेशा 1:8 के अंदर ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इसका एटॉमिक मास हमारे पास 2 और ऑक्सीजन का हमारे पास 16, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 हमारे पास 8 आएगा। तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो हम थर्ड लॉ कर लेते हैं अब। तो हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कर लेते हैं। देखो भाई, ये लॉ ये कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करके दो या एक से ज्यादा, फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो उनके अंदर क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट होगा वो दूसरे किसी फिक्स मास वाले एलिमेंट से जुड़ा होगा। तो क्या होगा, वो जो जुड़ा होगा दूसरे एलिमेंट से, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो अटेन कर लेगा। क्या बियर कर लेगा भाई, सिंपल होल नंबर रेशो बाय वेट, ठीक है, बाय वेट, रेशो बाय वेट, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं कैसे, देखो एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और एक मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया मेरे पास 2 एग्जांपल है। यहां पर देखो कार्बन सेम है, कार्बन का वेट कितना होता है 12, और यहां पर भी 12 ग्राम, ये हो गया। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन इस यहां पर कितना होगा 16 ग्राम, और यहां पर हमारे पास 2 है, तो कितना हो जाएगा 32, यही हो जाएगा ना। देखो भाई, यहां पर एक एलिमेंट हमारा फिक्स है, इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा एक एलिमेंट फिक्स है, कौन सा है, वो कार्बन। यहां पर भी उसका वेट 12 है, यहां पर भी 12 है। तो यहां पर जो एलिमेंट किसी फिक्स वेट से कंबाइन किया गया है, अगर हम उनकी रेशो को निकाले, 16 यानी 16:32, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगी, यानी 1:2 आ गई ना। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से क्लियरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये हो गया। अगर हम ये सोल्व करें तो नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, SO2 और SO3 का, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का। चलो ले लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास इसका क्या कितना हुआ 32, यहाँ पर हमारे पास 16 आया था, हमने पीछे भी किया था। यहाँ पर इसका 32 आ गया, यहाँ पर हमने इसका करेंगे तो कितना आएगा 48। यहाँ पर किसका फिक्स है, सल्फर का फिक्स है, तो हम इनकी रेशो ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर 16 नहीं आएगा, 16 तो एक ऑक्सीजन का होता है। अच्छा, यहाँ पर 36 आएगा, 32, हाँ देखो ये ऊपर क्या था, ठीक है 32 आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, 32 हो गया था, यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई थी, अब 32 आ गया इसका। तो ये किस पर हो रहा है, 16 पर ही कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 2:3, यानी कि सिंपल होल नंबर रेशियो आ रही है। यही कह रहा है कि हमारे यही कह रहा है। हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने कोई भी एक जब हम कोई भी दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, वो एक और एक से ज्यादा क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इनके अंदर कोई भी एक एलिमेंट है जो फिक्स मास का है और दूसरा उससे जब कंबाइन होता है, हम उन दोनों की रेशो निकालते हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशो आती है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कैसे, वैसे मैंने बताया था वैसे ही है बिल्कुल। If two elements combine to form two or more compounds, the weight of one of the elements which combined with the fixed weight of the other in these compounds bear a simple whole number ratio by weight. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 हो गया, या फिर आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं SO2 और यहाँ पर SO3 हो गया। यहाँ पर 2:3 आएगी, यहाँ पर 1:2 आएगी। बिल्कुल ईजी था।
तो नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास ये कौन सा लॉ था अभी, ये थर्ड लॉ था। अब हम फोर्थ करेंगे, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। देखो भाई ये लॉ भी सिंपल है उसी की तरह जैसे हमने सेकंड किया था, ये हमारे पास फोर्थ लॉ है ना, ये हमारे पास फोर्थ लॉ है भाई। देखो क्या है, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन विद ए थर्ड फिक्स एलिमेंट या फिक्स मास एलिमेंट फॉर्म कंपाउंड। जब हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट एक किसी भी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं जिसका एक फिक्स मास है, देयर रेशो इज सिंपल होल नंबर एंड कंबाइन विद ईच अदर। जो उनका रेशो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशो होगा और आपस में कंबाइन करेंगे। आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे कार्बन ले लिया, मैंने यहाँ पे कार्बन ले लिया और यहाँ पर मैं ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पर ले लिया मैंने ऑक्सीजन। ये एक फिक्स मास है, कार्बन का एक फिक्स मास कर लिया मैंने। हाइड्रोजन भी कार्बन से क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और ऑक्सीजन भी कार्बन से रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने बना लिया, लेट अस कंसीडर CH4 मीथेन बना लिया, और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गई है। अब ये आपस में भी रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम इनकी दोनों की रेशो निकालते हैं। देखो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फिक्स मास वाला था ना, तो इनकी रेशो हो जाएगी 4/12 है ना। देखो यहाँ पर 4, इसकी 12, यहाँ पर भी कितना है ये 32 तो नहीं होगी शायद। यहाँ पर एक ऑक्सीजन कितनी होती है, हाँ 32 ही हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 32/12 ये होगी। इनकी रेशो हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास शायद 1:8 आएगी, है ना, 1:8 आएगी अगर हम सॉल्विंग करेंगे तो इनकी, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 1:8 ही आएगी हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इन्होंने आपस में कंबाइन होकर H2O बनाया, और हमें अभी पिछले लाहे के अंदर ही किया था कि इसकी H2O की कितनी होती है, सिंपल होल नंबर रेशो 1:8। ये दोनों बिल्कुल सेम आई ना, तो ऐसे ही होता है हमारे पास इस लॉ के अंदर। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, वही कार्बन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर कार्बन है यहाँ पर। अच्छा, तो हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल मान लिया अगर हम ले हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का ले, तो ये भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर SO2 बन जाएगा और यहाँ पर हमारे पास H2O फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, H2S बन जाएगा। H2S गैस है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हो गया। तो इसके अंदर भी वैसा ही होगा कुछ। तो ये था हमारे पास फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट हम करते हैं अवोगाड्रोस लॉ। सॉरी, अवोगाड्रोस लॉ से पहले हमारे पास एक और लॉ आता है जिसे हम गे-लुजैक लॉ बोलते हैं, तो वो कर लेते हैं हम। तो जो हम गे-लुजैक लॉ है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन 2 और मोर गैसेस रिएक्ट, देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रेशो विल बी सिंपल होल नंबर रेशो, या फिर सिंपल होल नंबर। जो रेशो है वो हमारी क्या आएगी, एक सिंपल होल नंबर रेशो। देखो क्या है, हमारे पास 2 और 2 से ज्यादा गैस है, या फिर 2, मान लिया हमारे पास 2 गैस है, मान लिया हमारे पास 2 गैस है और उनकी कंडीशन सेम है। उन दोनों गैसों पर जो टेम्परेचर है वो भी सेम लगा हुआ है, और प्रेशर की कंडीशन है वो भी सेम लगी हुई है। और आप वे आपस में जब रिएक्ट करेंगी तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा और जो रिएक्टेंट होगा उनकी जो रेशो होगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशो आएगी। फॉर एग्जांपल मैं हैबर प्रोसेस ले लेता हूं, वैसे इसको हैबर प्रोसेस मान लिया नाइट्रोजन, और मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये वैसे इसे हैबर प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर मेरे पास अमोनिया गैस बन गई। वैसे ही रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वो हम बाद की बात है। पहले हम ये मान लेते हैं कि ये फॉरवर्ड के अंदर जा रही है। तो इनकी रेशो देखो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, यहाँ पर 2 रेशो, यहाँ पर 3:2। तो यहाँ पर क्या आ रही है, एक सिंपल होल नंबर रेशो आ रही है, सिंपल होल नंबर रेशो। तो क्या हो गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने तो नाइट्रोजन का 1 मोल लिया है, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं आएगा। यहाँ पर ऐसे आएगा जैसे हमारे पास नाइट्रोजन था 1 रेशो, यहाँ पर 3 है, रेशो 2। ये ऑलरेडी ही एक फिक्स रेशो आ गई हमारे पास, है ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। और देखो हमारे पास 2 गैस थी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इनकी कंडीशन भी सेम थी, टेम्परेचर और प्रेशर की। जब आपस में रिएक्शन करवाया NH3 बन गया, ठीक है, अमोनिया गैस बन गई हमारे। और जब हम हमारी प्रोडक्ट ये ना 2 मोल, यहाँ पर 3 मोल, 1 मोल, जब हमने इनकी रेशो करवाई, ये हमने पाया कि ये क्या आएगी, एक सिंपल होल नंबर रेशो आई, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं,
वैसे ये लाज आपस में बिल्कुल सिमिलर से हैं, आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे फिर आपको याद होगा। लेट अस कंसीडर, मैंने क्या किया, मैंने गैस ले ली हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस ले ली। यहाँ पर मेरे पास 2 हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। यहाँ पर भी क्या होगी 1 मोल है ना, यहाँ पर भी क्लोरीन का 1 मोल, यहाँ पर 2 1:1:2, यहाँ पर भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो आई। तो ये था हमारे पास गेल-लुजैक लॉ। नेक्स्ट हम करेंगे हमारा 6th लॉ एवोगैड्रोज लॉ, या फिर उसे हम एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस भी कहते हैं। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे अच्छे काम आता है, वो कई टॉपिक्स के अंदर काम आ जाता है हमारे पास। देखो भाई ये हमारे पास एवोगैड्रोज लॉ है। ये क्या कहता है, when temperature and pressure is constant then volume of any gas is directly proportional to its number of mole of that gas। देखो भाई हमारे पास क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब ये है, लेट अस कंसीडर मेरे पास 2 गैस हैं, मेरे पास 2 गैस हैं, गैस ए और गैस बी, ये हैं मेरे पास 2 गैस हैं और इनकी ये टेम्परेचर भी सेम है इन दोनों का, उतना ही जितना टेम्परेचर ए का है उतना ही बी का है, वैसे ही प्रेशर भी जितना ए पर लग रहा है उतना ही बी पर प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो इन गैस का वॉल्यूम, लेट अस कंसीडर ये गैस ए इस कंटेनर के अंदर है, ये गैस बी है इस कंटेनर के अंदर है, तो इन दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा और क्या होगी, इनके मोल भी सेम होंगे। मोल यानी अब हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे इस टॉपिक से आगे ही, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। यानी कि ये कहता है कि इन दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है अंडर सिमिलर टेम्परेचर, अंडर द कंडीशन ऑफ सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ये कहता है। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, या फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस। मान लिया इन गैसेस, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सिमिलर है, तो ये कहता है अंडर द कांस्टेंट, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो मैंने क्या कहा था कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 2 गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल, यानी जितने मोल, अगर इन दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, तो जितने नंबर ऑफ मोल इतने हैं, जितने नंबर ऑफ मोल ए के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ मोल बी के अंदर भी होंगे। या फिर मोल, जैसे 1 मोल इसके अंदर 1 मोल ए उसके अंदर होगा। या फिर मोल के अंदर हम पार्टिकल्स ले लेते हैं, पार्टिकल मान लिया मेरे पास ये 1 मोल गैस है, ये भी मेरे पास 1 मोल गैस है, वॉल्यूम सिमिलर है, तो इसके अंदर 1 मोल है, तो पार्टिकल कितने होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स गैस ए के हैं, तो गैस बी के भी इतने पार्टिकल होंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ गैस बी। ये कहता है एवोगैड्रोज लॉ। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अब हेडिंग डालिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो अब हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले डाल्टन ने क्या किया, एटम्स को डिफाइन किया था कि एटम होता क्या। उन्होंने कहा था कि एटम किसी भी जो हमारे पास मैटर होता है, किसी भी मैटर का बिल्कुल सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है उसे हम एटम बोलते हैं। तो हमने जो 5 लॉज किए हैं, 5-6 लॉज किए हमने, उन्हीं के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन निकाला उसने और फिर कुछ डेफिनेशन दी थी। तो वो हम कुछ पोस्टुलेट पढ़ लेते हैं उसके, उन्होंने क्या कहा था। तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्या है, ये हाइड्रोजन का ये क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं इसको और भी ज्यादा स्मॉल करूं तो ये इसके एटम्स हो गए। तो अब इन एटम का जो साइज मास सेम है वो इसके हिसाब से ही होगा। अब मान लेते हैं मैं अगर हीलियम ले लेता, इसके एटम का कुछ और होगा, है ना, कि क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनका जो शेप साइज है वो डिफरेंट होगा। अगर सेम होंगे तो उनका शेप होगा, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट्स कैसा है।
अब वो एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी फिजिकल चेंज के अंदर हम किसी भी जो मैटर होता है या फिर एटम होता है हम उसको ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये हमने पहला इलाज किया था, वही कहता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एटम इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का बिल्कुल स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो एटम कहलाता है, जो किसी भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है। तो ये थे हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हमारे पास क्या थे, ये पोस्टुलेट थे। अब उसकी कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं हम। देखो लिमिटेशन से हम क्या करते हैं, मैं आपको ऐसे बता देता हूं लिमिटेशंस के अंदर क्या होता है। देखो हमने जितने भी लॉज किए थे, एक गे-लुसेक लॉ को छोड़कर सभी लॉज किस पे डिपेंड थे, मास पर। एक एवोगाड्रोस लॉज को छोड़कर जो हमारे पास सबसे ऊपर वाले 4 लॉज थे वो किस पर बेस्ड थे, वो मास के रिलेशनशिप पर बेस्ड थे। उनको अच्छे से डिफाइन कर दिया था किसने, एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अच्छे से डिफाइन कर दिया था। लेकिन ये जो हमारे पास गे-लुसेक लॉ था, जो वॉल्यूम्स या फिर एवोगाड्रो लॉ थे, इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये और ये भी नहीं बता पाई थी कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग एलिमेंट के जो क्या होते हैं एटम्स होते हैं, उनकी डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टी शेप साइज ये हो गई थी, वो क्यों होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास लिमिटेशंस की डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। सबसे पहले क्या थी मैंने बताया था, वही है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास साइज एंड वैलेंसीज, है ना। अलग अलग जो एलिमेंट हैं उनके एटम की डिफरेंट क्या होती हैं, मास और साइज और वैलेंसी होती हैं, ऐसा क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द विच टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स इन द एलिमेंट या फिर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कैसे मेरे पास कोई भी एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है और इसके ये एटम से मिलकर बना हुआ है, इन एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, वो हम बाद में देखेंगे, आगे और भी डिस्कवरी होती चली गई थी। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है।